क्लास शुरू करने जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो पहले मैं एक छोटी सी प्रेयर कि भगवान हम सबको इतनी शक्ति दे, इतनी सुबुद्धि दे कि हम अच्छे से सीख पाए जो हम सीखना चाहते हैं, और हम मेरे मुंह से भी वो शब्द निकले जो उचित हो और आपको कुछ मार्गदर्शन के लिए वो आगे काम है। ओम गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वर गुरुवर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी गुरुओं को प्रणाम और आप सब लोगों का भृगुनंदी नाड़ी की लेक्चर नंबर 3 में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरा भृगुनंदी नाड़ी का सेकंड ही बैच है। पहला बैच जनवरी में स्टार्ट हुआ था और उसके 14 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं। जैसा कि मेरे कोर्स में डिफाइंड रहता है, मैं 16 करता हूँ, तो उसी हिसाब से आज हमारी तीसरी क्लास है। और पहली क्लास में मैं जो डिस्कस करता हूँ भृगुनंदी नाड़ी की भगवान के आदेश अनुसार, या जो मुझे सिग्नल मिलता है, या जो मेरी एक पढ़ाने का तरीका है, मैं भृगुनंदी नाड़ी का कोई डिटेल नहीं बताता, सिर्फ ये बताता हूँ भृगुनंदी नाड़ी एक जीवन जीने का तरीका है जिसको हम अच्छे से सुधार सके और अपने घर में ही जो चीजें हैं उन्हीं का ध्यान अच्छे से कर सके, चाहे वो जीवित हैं, चाहे वो साजो सामान की, यानी घर में अवेलेबल दो तरह की चीजें। एक कहते हैं मटेरियलिस्टिक, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो हमें आंखों से दिखती हैं। जो नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें हैं हम अपने दिमाग से लेते हैं। तो इसका मतलब जो दिमाग वाली चीजें और जो आंखों से हमें ठंडक पहुंचाने वाली या सुकून देने वाली, शांति वाली चीजों को, उस रेफरेंस को अगर हम सही से समझ लें तो भृगुनंदी नाड़ी हमें ये बता सकती है कि आप जीवन जैसे जी रहे हैं कुंडली के हिसाब से ये आपको बोल रही है। अगर आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं और अपने आप को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो लोगों की भलाई करके, अपनी भलाई करके सही सात्विक रास्ते पे चलते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मैं भृगुनंदी नाड़ी को इसीलिए इसी रेफरेंस से पढ़ाता हूं। रेफरेंस पॉइंट मैंने, जैसा आप जानते हैं, श्री राघवेंद्र जी जो आंध्र प्रदेश से हैं उनसे मैंने सीखा था। राहुल कौशिक या राहुल त्यागी आप बोल लीजिए, जो ज्योतिष वेदांग वाले हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे वो एज ए टीचर उनको लाए थे एक्सपर्ट, वहां से सीखा था। जो हमें सिखाया गया वो सिर्फ, चाहे वो 18 क्लास थी या 19 थी, उसमें 2 ग्रह की कॉम्बिनेशन ही सिखाई गई। उसमें बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भृगुनंदी नाड़ी को हम कैसे करें। फिर मुझे एक पाकिस्तान के मित्र मिले जो उसी बैच में थे, और वो मेरे से पहले से एस्ट्रोलॉजी थे। मुझे उन्होंने बताया भी नहीं कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट है और वो बहुत बड़े ज्योतिष भी हैं। जैसे बात करते करते वो मेरे साथ सेशन लेते थे। अराउंड 10:30 बजे हम रात को लॉग इन होते थे जूम पे या व्हाट्सएप कॉल पे, और 2-2:30 बजाते थे। अगर आप कहें कि मैंने सीखा किससे और इम्प्लीमेंटेशन क्या है, किससे सीखा, वो मित्र हैं, सहयोगी हैं, गुरु भाई हैं, तो वो मेरे लिए बहुत आदरणीय है। उन्होंने मेरा इनसाइड भृगुनंदी नाड़ी में बहुत ही अलग प्रकार से डेवलप करने के लिए दिया। ये मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूं कि ये जरूरी हो जाता है कि जो आपको पढ़ाने वाला है वो किस एनर्जी से, यानी उसकी ऊर्जा है जो कैसी है और आपको वो क्या देना चाहता है। तो पहले में जैसे शब्द बताते हैं कि 1-5-9 या 2-12, या सामने वाली सप्तम दृष्टि जो है भृगुनंदी नाड़ी की, क्योंकि वैदिक से अलग है थोड़ी सी, क्योंकि इसमें 1-5-9 इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी ग्रह बैठा वो रहती है, 2-12 वो रहती है, 1-7 रहती है, प्लस स्पोर्टिंग के लिए 3-7, 7 तो मैंने बोल दिया, 3 और 11 रहती है। 4-8 4-6-8
भाव किसी भी ग्रह से बैठे हुए उस ग्रह के कार्य करने की शक्ति को कम करते हैं, रुकावट करते हैं। ये मेरा पहले लेक्चर का कंटेंट होता है। दूसरा लेक्चर, मैंने अपनी जिंदगी में जब मेरे दुख आए, उन दुखों से उभरने के लिए जो रास्ता चुना वो केतु से स्टार्ट किया। इसलिए मैं हमेशा सेकंड लेक्चर में केतु बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ जो मैंने आपको स्टार्ट किया। और दूसरे लेक्चर में मैं राहु पढ़ाता हूँ। और मेरा यही मानना है, जब जिंदगी में आपको देवी देवताओं के अलावा अगर किसी के आशीर्वाद की आगे बढ़ने के लिए जरूरत है, वो पितरों की है, जो पूर्वजों की है, और कहीं ना कहीं चाहे वो वैदिक है, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी है, वो सब इन दो ग्रहों से ही देखते हैं। इसीलिए मैं जो आपको सेकंड लेक्चर में बताया या बताता हूं, अगर भूल गया हूं तो आज भी दोबारा रिकॉर्ड हो जाएगा, कि भृगुनंदी नाड़ी में जीव यानी जीवन जिससे देखा जाता है वो है, हम देखते हैं गुरु से। कोई भी जीवित बंदा है जिसकी कुंडली हमारे पास आ गई, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, मैं स्टार्टिंग के लिए उसको गुरु को ही पकड़ता हूं, यानी जुपिटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद शनि, क्योंकि अगर हमारे कर्म अच्छे थे, ये मान के चलिए कि जिसको भी इंसान के रूप में भगवान ने धरती पर भेजा है, उसके कर्म अवश्य ही अच्छे रहे, तभी उसे इंसान का जीवन मिला। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये इसको ऐसा प्लस माइनस जो भी बोले, पर मेरा ये मानना है, जो भी इंसान के रूप में इस जीवन में आ गया, उसके कर्म बहुत अच्छे थे और अच्छे रहेंगे, तो वापिस उसको उसी साइकिल में बहुत सारी चीजें अचीव करने के लिए मिल जाएंगी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। नवीन भाई, मेरी क्लास चल रही है, मैं जैसी क्लास खत्म होगी 10 साढ़े 10 बजे करूं या कल सुबह करेंगे, फिर आपकी मर्जी, बता दीजिए मुझे बस। जब आप कहोगे सुबह का टाइम दे दूंगा, आप 9 बजे के बाद जब मर्जी, 9 से 11 के बीच में है, क्योंकि 11 बजे का मैंने किसी साइंटिस्ट को दिया हुआ है। थैंक यू भाई। ओके ओके। हेलो, सॉरी, किसी मित्र का फोन आ गया था, उनको बताना जरूरी था। तो मैं क्या बोल रहा था, आप बताएंगे? गजेंद्र जी, मैं शब्द क्या बोल रहा था? राहु राहु केतु का बोल रहे थे आप, पूर्वजों का, हाँ पितरों का। हाँ, जैसे अगर हमारे पितरों का आशीर्वाद देवी देवताओं के साथ बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और मैंने इस चीज को रियलाइज किया, और इसी के रियलाइज करने से मुझे एस्ट्रोलॉजी आ गई। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई झूठ नहीं बोलता मैं। जब तक मैं 45 साल का था, कोई मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में बता देता था तुम्हारे जीवन में ये सब आएगा, तो मैं मान लेता था और उसको उम्मीद भी करता था कि मेरे जीवन में ऐसा हो जाए। लेकिन मुझे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं था। मुझे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान स्टार्ट हुआ है 46वें साल से, और अभी मैं 49 का आप समझ लीजिए हो जाऊंगा, तो मुझे पिछले 3 साल में ही सारा मेरा एस्ट्रोलॉजी का है। और इस 3 साल में भी मैंने अपनी जो जॉब छोड़ी तो मैंने अपनी ही वजह से, मेरा अपना कारण था, लेकिन शायद वो इंडिकेशन था, क्योंकि आप सबको पता है कि केतु की जो किताबों में लिखी गई है वो एज 48 साल में मेच्योरिटी लिखी गई है, कि केतु 48 साल में रिजल्ट देता है और राहु 42 साल में देता है। अगर आप इन दोनों का एवरेज लेंगे, ये वैदिक बता रहा हूं मैं, और भृगुनंदी नाड़ी से मिलती जुलती है, कहीं ना कहीं हम रेफरेंस लेते हैं। लेकिन जब मैंने 45 साल में नौकरी छोड़ी, क्योंकि 42 और 48 के बीच में देखोगे 6 साल, उसका एग्जैक्टली 3 साल का सेंटर पॉइंट आता है, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट मेरा उसी में आया था 45 साल में, और वो मेरे को स्टार्टिंग देके गया। शायद वो मेरी वही स्टार्टिंग पॉइंट थी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आने के लिए। उसने मुझे इंजीनियरिंग के प्रोफेशन से, मैं बाई क्वालिफिकेशन बीटेक डबल एमटेक और 3 यूनिवर्सिटी से पीएचडी की बहुत कोशिश की, 12-13 साल लगा रहा, कहीं पे भी सफलता नहीं मिली। तो शायद लाइन दूसरी होनी थी, कर्म में कुछ और लिखा था। तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, क्यों ये बताना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं फेल रहा या मैं पास रहा या मेरी कैसे जर्नी एस्ट्रोलॉजी में स्टार्ट हुई। मैं सिर्फ आपको ये मकसद बताना चाहता हूँ कि जब तक राहु केतु आपको नहीं ब्लेस्ड करते या ब्लेसिंग नहीं रहती, बहुत सारी चीजें आपके जीवन से अधूरी रहती। और जब मैंने इस चीज का रियलाइज किया, तो उन्होंने इस झुकाव में दिया, दोबारा उन्होंने मेरी गाड़ी चलानी शुरू की। तो मैं ये बता रहा था
कि आपको शुरू किया था मैंने कि भाई ये बताने के लिए सेकंड क्लास में मैं केतु तक पहुंचा हूं आपके साथ और दृष्टियों के साथ। आज तीसरी क्लास है, आज मैं राहु के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, प्रैक्टिकली करने से पहले मेरी बात हुई थी संजय कपूर जी से, जो वो कहते हैं कि उन्होंने भृगुनंदी नाड़ी पहले पढ़ी है, उनको बहुत सारी चीजें हैं। तो वही चीजें जो आज अगर मैंने यहाँ स्लाइड में लिखी हैं, कारक तत्व मुझे नहीं बताने हैं, वो आपके पास स्लाइड में आ जाएंगे। जब लेक्चर खत्म होगा तो कल तक आपको पीडीएफ नोट भी मिल जाएंगे। इनमें से मैंने क्यों ये आपके सामने शेयर किए हैं, वो इसलिए किए हैं कि अब आपकी थर्ड क्लास से कोई चीज देखनी है तो आपकी रेफरेंस पॉइंट के लिए आपकी चीज आ जाए कि सूर्य से मैं क्या लेता हूं। और ये शत्रु का जो रोल है ये वैदिक में ज्यादा है, लेकिन हमें कई बार क्या देखना है, जब वो युति में साथ बैठे हुए हैं, अगर दोस्त मेरे साथ बैठा है, दोस्त मेरे घर के सामने से मुझे देख रहा है तो वो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन वही दुश्मन मेरे आगे बैठ के मुझे घूर रहा है तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने हर चीज में कारक तत्व, यानी उस ग्रह से हम क्या क्या ले सकते हैं, उसके साथ कुछ शत्रु भी मेंशन किए हुए हैं लाल रंग में। तो ये पहली स्लाइड है, इसको आप देख सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा, ये राजा रानी है। पढ़ाने की सीक्वेंस मेरी टोटल अलग है, लेकिन यह दिखाने के लिए, क्योंकि बाकी सब लोगों की सेंटेंस यही रहता है कि सूर्य और चंद्रमा से लेते हैं राजा रानी, वो बच्चे को ले लेते हैं राजकुमार को, पर मैंने उसी सीक्वेंस में अरेंज किए हैं, लेकिन मैं पढ़ाता टोटली डिफरेंट हूँ। तो तीसरा मंगल जो हमारा पराक्रम का कारक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं बताना है, बताऊंगा तो उससे लगेगा कि रिकॉर्डिंग में जा रहा है और टाइम पास हो रहा है। बृहस्पति का ये कारक है, ये सब आपके सामने आ रहे हैं। बुध 5वें नंबर पे, शुक्र 6ठे नंबर पे, और 7वें नंबर पे शनि, 8वें नंबर पे केतु और 9वें नंबर पे राहु। ये सब यहाँ से मेरा आपको सिर्फ शेयर करके बताने का कारण था। और जो मैंने आपके सामने आज चीज उठाई है, मेटेरियलिस्टिक और नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजें, एक मिनट, मेटेरियलिस्टिक और नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजें, वो मेरा एक मकसद है उस चीज को उठाने का। एक मिनट रुकिएगा, कुछ लैपटॉप में कोई चार्जिंग ना दिक्कत हो जाए। यार ये चार्जिंग में क्या दिक्कत हो रही है? नहीं कोई नहीं, ठीक है, ठीक हो गया मेरा, ठीक, थैंक यू। तो मैं आज आपके सामने ये शेयर कर दिया, इसके बाद हम जाएंगे बेसिकली अलग स्लाइड पे। यहां से ये मैंने एक चार्ट बनाया है, कोई डिटेल शेयर नहीं की है। इससे पहले मैं आपके सामने उस चीज पे आया जो मैंने कहा मटेरियलिस्टिक एंड नॉन मटेरियलिस्टिक। हम इंसान हैं, हिंदुस्तान के लोग। मैं हिंदुस्तान के लोग इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि हम यहाँ पुत्र से बहुत प्यार करते हैं, और खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर। मैं साउथ इंडिया के बारे में इतना नहीं जानता, क्योंकि कुछ स्टेट्स वहां हैं वो बच्ची को भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैंने अपने जिस एरिया में रहते हैं हम वहां पर थोड़ा सा अपने पुत्र को ज्यादा प्यार करते हैं, और पुत्र के लिए धन संचित करते हैं, पुत्र के लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो वो जो वर्ड मैंने पुत्र यहां पर यूज कर रहा हूं वो मेटेरियलिस्टिक है। वहीं पर हम अपनी पुत्री को नॉन मेटेरियलिस्टिक, यानी हम दिमाग से सोचते हैं, उससे काम भी कराते हैं कि वह अगले घर में जाना है, वो एडजस्ट कर जाए, उसको अच्छे से अपने पांव पे भी खड़ा करना है, या उसके लिए उसकी सारी थिंकिंग पुत्री के लिए हम बुद्धि से सोचते हैं। अब सोचिए कि जहां पर हम अपने मेटेरियलिस्टिक चीजों से सोच रहे हैं वो राहु है, वो डिजायर है, और जहां पर नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजों से सोच रहे हैं वो बुद्धि है, और बुद्धि हमेशा डीप रूट से जुड़ी है। इसीलिए जब हम पुत्र की बात करते हैं, आपको मैंने सेकंड लेक्चर में सारी चीजें ये बताया कि केतु से नाना ले लो, केतु से नाना ले लो, और नाना जितना अच्छा काम करेगा उसके आगे चल के बेटी के बच्चे, क्योंकि नाना तो बेटी के बच्चे ही कहेंगे, तो वो जिंदगी में उतने ही खुश हो रहेंगे। अगर नाना जिंदगी में बहुत मेहनत से काम करने वाला और किसी को धोखा देने वाला नहीं है रहा हो, तो मैं लिख के दे सकता हूं। आज मेरे साथ यहाँ पर आप 3 लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी चार्ट एक ऐसा शेयर कर सकते हैं
जिसके नाना बहुत ईमानदार, आसपास में उनका नाम, और चाहे उनकी धन दौलत जीवन में ना रही हो, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट काम के प्रति, लोगों की मदद करने के प्रति रही हो। आज उसके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी उसके बच्चे, बेटी के बच्चे देख लीजिए कि जीवन की किन ऊंचाइयों पर खड़े हैं। आपके पास मेरा नंबर है, आपके पास ग्रुप भी है भृगुनंदी नाड़ी का, उसमें कोई भी ऐसा चार्ट आप ऐसा शेयर करें जिसमें नाना बहुत ईमानदार था, नाना लोगों की मदद करने वाला था, फिर भी आगे चल के उसकी बच्ची के बच्चे, उसकी लड़की के बच्चे सेटल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये मेरा सेकंड केतु का था। अब आते हैं थर्ड लेक्चर पे। थर्ड लेक्चर पे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, राहु। राहु डिजायर है। डिजायर जिंदगी में होनी बहुत जरूरी है। जब तक डिजायर नहीं होती तो बंदा उनको अचीव करने के लिए काम नहीं करता। जीवन में आए हैं, हमें कुछ कर्म करना है, और कर्म करना है तो उसके बदले में हमें कुछ चीज लेनी है। तो राहु हमें चाहिए, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, राहु हमें चाहिए, लेकिन राहु एक लिमिट तक चाहिए, एक बैलेंस रूप में चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी को एक समीकरण बैठाकर आगे बढ़ सके। जिस भी बंदे की ओवर थिंकिंग हो जाती है या उसकी डिजायर ऐसी हो जाती है कि भाई मैं ये सब चीजें मल्टीपल करके रखूं, वो कौन करता है? जब तक नाना था वो बच्ची को आगे देने के लिए सिर्फ उतना ही दे रहा था जितना उसको ग्रूम करने की जरूरत थी। अब आगे वहीं पर दादा, राहु से आगे दादा, दादा हमेशा कहता है मेरे पोते को ये चीज मिल जाए, ये वो चीज मिल जाए, सब कुछ ऐसा सोचता है। वो डिजायर जब भी आती है ग्रैंड चिल्ड्रन में, खासकर अपने बेटे के बच्चों के बारे में, वही दादा जो पहले नाना था उसमें आप कंपैरिजन करके देखिए। तो अभी अगर जो एक बंदा है, जैसे मैं ही हूं, अगर मेरा एक पुत्री है और एक पुत्र है, दोनों हैं, और आगे उनके आगे बच्चे हैं, मैं एक रिश्ते के लिए दादा बनूंगा, एक रिश्ते के लिए नाना बनूंगा, लेकिन वो बच्चे की आगे कुंडली से जाके देखूंगा। लेकिन अगर मैं सेम न्यूट्रल रहा और सेम अच्छा काम किया तो मेरे बच्चे, मेरी बेटी के बच्चे और मेरे बेटे के बच्चे दोनों ही सक्सेस होंगे। लेकिन कहीं पर कुछ बच्ची के लिए मैंने सोचा हमेशा नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में, और वहीं पुत्र के बारे में सोचा मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में, तो मैंने उन दोनों का रिजल्ट डिफरेंट होते हुए भी देखा है। तो ऐसा अगर कोई चार्ट भी है आपके पास, आपके खुद के नाना हो सकते हैं, आपके खुद के कोई और रिलेटिव हो सकते हैं, उनको इस एंगल से भी आपने पढ़ना है। अब राहु और केतु का पूरा डिटेल में जाने से पहले ये सिर्फ मैंने बता दिया कि मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों को जैसे हम क्लासिफाई करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर राहु और केतु को करेंगे। केतु जड़ है, जड़ में हमने पहुंच के काम करना है, और राहु जो है वो बैलेंस रह के काम करना है, क्योंकि ये मेरा बताना जरूरी था। अब ये मैं आपके सामने कुछ चार्ट आज की क्लास शुरू होने से पहले इसलिए लिया, कोई भी चार्ट मैंने यहाँ साइन नहीं लिखा, क्योंकि हम भृगुनंदी नाड़ी में कोई राशि नहीं लिखते, राशि का इम्पैक्ट देते हैं, लेकिन लगन से हम ये यहाँ असेंडेंट वैसे लिख दिया चार्ट बनाने के लिए। लेकिन हमने जहाँ गुरु बैठा है वो गुरु से ही हम उस चार्ट को रीड करना शुरू करते हैं और 159 का कॉम्बिनेशन लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि शुरू में आपके साथ के साथ प्रैक्टिस भी होती रहे, आपने प्लैनेट्स को कैसे यूज करना है। मैं यहाँ पर एक चार्ट के लिए कलर पेन से ले रहा हूँ, और उससे मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे थोड़ा सा लेना है जिंदगी में। अगर ये जुपिटर यहाँ बैठा है तो ये ट्राइन बनेगा। इसका लिए मेरे को शायद इंक पेन की चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा डार्क वाली ले लेता हूँ, ब्लू नहीं लेंगे, एक मिनट, ये ले लेते हैं। 4, 8, 12 का ये ट्राइन बन रहा है। ठीक है जी, जो अभी फर्स्ट क्लास में बताया था 4, 8, 12 का ट्राइन बनता है, क्योंकि हमने इस बच्चे के जीवन के बारे में कैसे कैसे ग्रह देंगे वो प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा, तभी आप ना आगे एनालाइज कर पाएंगे और चीजों को। तो इसमें देखिए भृगुनंदी नाड़ी में
हमने ट्राइन बना लिया जहां पे भी जुपिटर बैठा है। अब मैं आगे का कोई ग्रह नहीं ले रहा, ये सैटर्न दूसरे भाव में है तो ये 90% रिजल्ट देता है, जैसे मैंने अपनी वीडियो में कहा। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे फीडबैक भी कई बार लिखना पसंद करते हैं जिन्होंने वैदिक पढ़ी है, कि भैया दृष्टि और युति और कुछ भी और चीज लगा लीजिए, एस्पेक्ट, जैसा किसी बंदे ने लिखा भी है, वो तो एक जैसा रिजल्ट देते हैं, प्राशरी में लिखा हुआ है। अगर मेरा मानना है नहीं देते हैं, वैदिक में भी नहीं देते हैं। अगर कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी की पीछे से टांग खींच रहा है, कोई किसी को आंखों से घूर रहा है, कोई किसी को अपने सामने से गले लगा रहा है, जैसे जीवन में हमारे रिश्ते हैं, ग्रह भी वैसा ही काम करते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर अगर गुरु को पकड़ा, गुरु से पंचम लिया 1 2 3 4 5, तो यहाँ कोई ग्रह नहीं है, और यहाँ से 9 लिया तो राहु है। अब इनकी डिग्रियां इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्लेनेट जो लेना है वो डिग्री वाइज आपने ऐसे ही, अगर ट्राइंगल बन गया तो आपने पहले क्या करना है, कोई भी चार्ट पढ़ना है। आप अपना भृगुनंदी नाड़ी पढ़ रहे हैं तो वैदिक का कंसेप्ट भूल जाइए। वो मैं इसलिए बता रहा हूं, जब तक मैं आपको ग्रहों की बताऊंगा डिस्क्रिप्शन एक एक करके, तो आपको पैरेलल में जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको करते आनी चाहिए। 159 के अंदर जो ग्रह डिग्री में सबसे छोटा है, डिग्री जिसकी कम वैल्यू वाली है, उसको पहले लिख देना है, इसलिए मैंने यहां पर सन लिख दिया। दूसरे नंबर पे देखेंगे डिग्री जो है राहु की है, उसको लिख दिया। तीसरे नंबर पे गुरु की है, गुरु को लिख दिया। चौथे नंबर पे मरकरी है, मरकरी की लिख दी। सिर्फ आप इस तरह से पहले प्लैनेट्स को अरेंज करना सीख जाइए। जब आप ये प्लैनेट्स को अरेंज करना सीख जाएंगे, अब हमें ये देखना है जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, राहु और केतु हमेशा उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, तो उनकी उल्टी डायरेक्शन लिख दी। अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट है उसकी भी उल्टी डायरेक्शन होगी, उसको ऐसा लिख लीजिए। और जो सीधे चल रहे हैं, सूर्य सीधा चल रहा है, गुरु सीधा चल रहा है, ऐसे लिख दिया। ये दो बातें आपने ऐसे अरेंज करना सीखना है। तीसरी बात, अब जो पहला प्लेनेट चला है उसने अल्टीमेटली आना यहां पर है, मरकरी के पास, यहां लिखा भी है। अगर ये 159 में बैठे, मैंने आपको बताया 159 में बैठे हुए ग्रह हमेशा युति का काम करते हैं, कंजंक्शन का काम करते हैं। वो चाहे वो अलग घर में भी बैठे हैं तो हम ये कहेंगे कि भाई वो युति में है, युति में है यानी एक दूसरे के साथ बैठे। सिर्फ मैंने डिफरेंस आपको क्या बताया हुआ है, जो एक ही जगह बैठे हैं, एक ही घर में बैठे हैं, वो आपस में 100% रिजल्ट दे रहे हैं। जो 5 और 9 में बैठ के युति कर रहे हैं वो 75% रिजल्ट दे रहे हैं। मैंने ऐसा आप लोगों को बताने की कोशिश की, ठीक है जी। उस चीज में हम बाद में आएंगे, जब रिजल्ट, उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, कितनी एजुकेशन मिल रही है, कितनी उसको सर्विस में प्रमोशन मिल रही है, जब वो डिस्कस करेंगे तब आएंगे। आज मैं आपको ग्रूम ये कर रहा हूं या बता ये रहा हूं कि जब सूर्य, अगर पहले जो प्लेनेट है उसने चलते हुए आना है, यानी मैं अपने घर से स्कूल जा रहा हूं, अगर मैं घर से स्कूल जा रहा हूं, स्कूल के रास्ते में कुछ लोग मुझे अच्छे मिलेंगे, कुछ बुरे मिलेंगे, कुछ मुझे सीधी डायरेक्शन में आते हुए मिलेंगे, कुछ उल्टी डायरेक्शन में आते मिलेंगे। वो सिंपल एग्जांपल है। अब वो जैसे जैसे उनसे मिलेंगे वैसा वैसा उनका बिहेवियर होता जाएगा, यानी मेरे ऊपर उनका इंपैक्ट वैसा ही बनेगा। अगर सूर्य यहाँ पर मैं खुद को ले रहा हूं, मैं चल रहा हूं, राहु मेरी तरफ आ रहा है और राहु नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहा है, तो राहु की कुछ नेगेटिव एनर्जी मेरे पे इंपैक्ट डाल सकती है। अब जब सूर्य और राहु मिले कुंडली में, तो ये कह देते हैं कि ये सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण का मतलब है कि नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी जब मैं लेके जुपिटर के पास जाऊंगा, जुपिटर ज्ञान का कारक है, जब मैं नेगेटिव एनर्जी लेके जाऊंगा तो मैं अच्छे से सीख नहीं पाऊंगा। जैसे मैं कह रहा हूँ स्कूल जा रहा हूँ, विजडम या किसी से शिक्षा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन फिर भी जा रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ रेमेडी कर लूं या अपने स्वभाव में इतना अपने आप को बदलाव ले आऊं या अपने आप को वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने दूं, फिर तो मैं ऑब्वियसली अच्छा सीखूंगा ना। तब राहु एक्सपेंशन देगा, तब राहु आपको इल्यूजन नहीं देगा। एक राहु आपको एक्सपेंशन भी दे सकता है किसी भी चीज की, धन की, ज्ञान की, और एक राहु आपको भ्रम की स्थिति में लाके आपको, जैसे कहते हैं जुपिटर और राहु
गुरु चंडाल योग बनाता है, वही गुरु चंडाल भी बना सकता है। तो ये आपके ऊपर है, इसलिए भृगुनंदी नाड़ी का रोल बहुत अच्छा हो जाता है जब आप अच्छे से उस ग्रह की रोल अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं। तो वही प्लेनेट जो लोग कहते हैं कि गलत रिजल्ट देगा, वही आपको एक्सपेंशन देता है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है लाइन बाय लाइन बता रहा हूं, और अगली स्लाइड पे जाके उसका इंपैक्ट भी बताऊंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जैसे ग्रहों की युति बनी थी मैंने वैसे अरेंज कर लिया, यानी एक ऑर्डर में एक चेंज बना ली। अब मुद्दा यह है कि सूर्य ने जाके बुध से मिलना है। सूर्य मेरा, अगर मान लीजिए नेम एंड फेम है, सूर्य मेरे लिए, सूर्य का कारक, अगर मैं पीछे जाऊं आपको दिखाना चाहूं कि आप देख लीजिएगा, एक मिनट, ये पीछे तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं इसको वापिस टॉर्च नहीं लूंगा। मैं आपको लेके जाता हूं यहाँ पर, एक बार बस यहीं से लूंगा ताकि आपको पता चल जाए। सूर्य मैंने लिखा था आत्मा, पिता, पुत्र, राजा, राष्ट्रपति, प्रशासक, सरकार, सरकारी अधिकारी, राजनीति, राजनेता, सफलता, विकास, नाम, प्रसिद्धि। तो मैंने अभी यहाँ पर इसको नाम और प्रसिद्धि पकड़ लिया। राहु से अगर मैं जाऊं पीछे से, इसमें से जितनी सारी लिखी हैं, तो इसमें से मैंने एक्सपेंशन, उन चीजों को बढ़ावा देने के लिए मैंने पॉजिटिव चीज लिखी कि भाई उसमें से वो पकड़ लिया। और तीसरे नंबर पे मैंने गुरु से गुरु से जुपिटर से मैंने यहाँ पर जो पकड़ा है, इसमें से वो बोला है कि विजडम, ज्ञान, जैसे शिक्षा में प्राप्त करने जा रहा हूं। और बुध, मैं स्टूडेंट हूं, मतलब जब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूं मेरी पढ़ाई में ज्ञान की बढ़ोतरी हो, मैं ये कहना चाहता हूं इस चार्ट के थ्रू। आप समझिए, मैं खुद का अपना एग्जांपल ले रहा हूं, मैं अपना पढ़ाई में नाम कमाऊं, जब तक मैं स्टूडेंट हूं मैं अपना नाम कमाऊं, ये कहना चाह रहा हूं। तो सूर्य यानी मेरा नाम एजुकेशन में करना है, तो ये तभी हो सकता है जब वो पहले रास्ते में राहु और गुरु से मिलेगा। यानी जब मैं अपने नाम कमाने के लिए पढ़ाई करूंगा तो राहु पहले मिल रहा है। राहु का काम है एक तरह से मैलेफिक इफेक्ट देना, आपके जीवन में कुछ रुकावट लेके आना या कुछ फेलियर देना। तो ये कह रहा है जब आप नाम और प्रसिद्धि के लिए पढ़ोगे तो आपके जीवन में कोई रुकावट आ सकती है, आपको कोई असफलता मिल सकती है। जब असफलता के बाद आपके ज्ञान में इतनी बढ़ोतरी होगी कि आप अपना एजुकेशन में नाम कमा सकते हो। सारा सेंटेंस तो नाम कमाने का है, लेकिन इसका नाम कम कमाया जाएगा। नाम इसका तभी कमाया जाएगा जब ये जिंदगी में एक बार फेल हो या इसको धक्का लगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जब वो पढ़ रहे होते हैं एजुकेशन में, कभी एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, पूरे साल की मैं बात नहीं कर रहा, साल में फेल, कभी एक सब्जेक्ट में कम आते हैं और उनको ऐसी ठोकर लगती है, उसके बाद से उनकी जिंदगी बदल जाती है, वो बढ़ते हैं। तो ये कहानी वही है कि भाई सूर्य ने जब जाके बुध से मिलना है तो बीच में वो राहु और गुरु से मिलेगा। अब ये कारक लिखा है, सन प्रेस्टीज लिखा है, मरकरी एजुकेशन लिखा है, राहु फेलियर लिखा है, और गुरु बड़ी सफलता है, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग के बगैर तो सफलता मिलेगी नहीं। तो इस लाइन का जो मैंने लिखा है मीनिंग यही है कि इस जातक की एजुकेशन इंप्रूव होगी जब उसको कोई सेटबैक लगेगा। एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, परंतु उसको पहले स्ट्रगल और थोड़ा सा फेलियर, असफलता मिलेगी। अभी मैं यहां तक अगर क्लियर नहीं हूं क्लास में तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर मैं आगे चलूंगा, इसी चार्ट के ऊपर बताऊंगा, लेकिन देखने का नजरिया थोड़ा बदलेगा। तो पहले जो अगर कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। सर इसमें मरकरी अगर रेट्रो नहीं होता तो क्या इम्पैक्ट होता? अभी फिलहाल जो आप बोल रहे हैं मैं वो बताता हूं कि डायरेक्शन में देखिए फिर क्या होता है। मरकरी सीधा हो जाता है ना दोस्त, ऐसे हो जाता है ना। हाँ जी। ऐसे जा रहा है सूर्य, नाम के लिए ऐसे जा रहा है, मरकरी ऐसे आ रहा है, मरकरी जी। और राहु दोनों उल्टी डायरेक्शन में है ना। हाँ जी। तो ये कह रहे हैं कुछ सेटबैक दे रहे हैं, किसमें सेटबैक? एजुकेशन में सेटबैक। अगर मान लीजिए ये सीधा होता तो वो सेटबैक नहीं हो रहता, वो स्ट्रगल ही रहता सिर्फ, समझ गए? अच्छा। और वो राहु भी उसने अगर पॉजिटिव कर लिया होता तो वो टॉपर होता, आप ये समझ लीजिए। भाई अगर रेट्रोग्रेड प्लेनेट है ना, जो भी रिजल्ट देता है वो मजबूती के साथ देता है। उदय जी आप ये समझिए प्लीज।
कोई भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट है वो जरूरी नहीं है आपको गलत रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा, बिल्कुल नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ हमेशा ये कहूंगा रेट्रोग्रेड प्लेनेट, वक्री ग्रह हमेशा जब भी रिजल्ट देगा दबा के देगा, अच्छा देगा तो दबा के देगा, बुरा देगा तो दबा के देगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमारी जो कुंडली कह रही है उसको हम किस तरह से पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े तो वो आपको अच्छा देगा। देखिए रेट्रोग्रेड होता तो मैं कहता ये पढ़ाई नहीं करने देगा ना, उदय जी ये भी कह सकता था ना। और जबकि मैंने क्या कहा कि वो एक बार उसको धक्का लगेगा, एक बार सेटबैक लगेगा और ये फिर एजुकेशन में बहुत अच्छा करेगा। मतलब कि इसको जुपिटर ने बचा लिया, यहाँ जुपिटर नहीं होता तो फेलियर हो जाता है। 100% आप आइडिया समझ गए, लेकिन एडवांस समझ गए। मैं थोड़ा सा अभी आगे उस लेवल पे तभी ले जाऊंगा धीरे धीरे स्टेप। आप देख रहे हैं मैंने पूरा राहु भी नहीं पढ़ाया तो भी मैं राहु का इंपैक्ट पहले बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप अपनी सोच को बदलिए। मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे पास हो सकता है कि आज के 5-4 साल बाद बहुत बच्चे हों